देखिए, कोई भी एटम की जो केमिकल रिएक्टिविटी है कि वो किसी के साथ कंबाइन होगा, कैसे कंबाइन होगा, वो डिपेंड किस पे कर रहा था, किस पे डिपेंड करता है? कोई एटम किस तरह से रिएक्ट करता है या किस तरह से वो कंबाइन होता है किसी अदर एटम के साथ, वो कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग एबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है ऋषिता? इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? सही बताइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है ना। ये सबको बोलना चाहिए था कि केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कैपेसिटी है कंबाइन होने की, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से आप वैलेंसी निकालते हैं, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी या कंबाइनिंग एबिलिटी निकालते हैं। सही बात है। तो जो आइसोटॉप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, क्या उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी? क्या उनकी आइसोटॉप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या एक दूसरे से अलग होगी? अगर मैं क्लोरीन का आइसोटॉप्स देखता हूं या यूरेनियम का या किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स देखता हूं, तो क्या उन आइसोटॉप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से अलग रहने वाली है? क्या नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि भैया आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम ही है ना। किसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स जब देख रहे हो तो एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन सेम है, उनके इलेक्ट्रॉन भी सेम है, बस न्यूट्रॉन अलग है। न्यूट्रॉन का कोई लेना देना केमिकल रिएक्शन से हमारे लेवल पे तो नहीं है। तो हम जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मैं चाहे यूरेनियम का इस आइसोटॉप जो मैंने लिखा था 235 एट मास वाला उसका लिखूं, चाहे 239 वाले मास नंबर का मैं लिखूं, एटॉमिक नंबर तो 92 ही है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो 92 ही है ना। तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगी आइसोटॉप्स की वो सेम ही होगी, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी सेम ही होगी। तो केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है आइसोटॉप्स की वो एक दूसरे से अलग नहीं होती। जैसे हाइड्रोजन का प्रोटियम आइसोटॉप रिएक्ट करता है, केमिकल रिएक्टिविटी ड्यूटेरियम की भी वैसी है, और कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी रिएक्टिविटी ट्राइटियम की भी वैसी है। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो वैलेंसी सबकी एक ही तो हुई। तो आइसोटॉप्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होना चाहिए कि बिकॉज आइसोटॉप जो होता है किसी भी एलिमेंट का, उसका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसी होती है इलेक्ट्रॉनिक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होंगे, तो वैलेंसी यानी केमिकल कंबाइन होने की कैपेसिटी भी क्या होगी? सेम। कड़ी जुड़ी हुई है एक दूसरे से, अगर लॉजिकली आप समझें। पहले ये सोचें कि भाई किसी भी एलिमेंट के या एटम की रिएक्ट करने की जो कैपेसिटी है, कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड इस बात पे करती है कि उस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कोई भी एटम अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए रिएक्ट करता है, लॉस गेन या शेयर जो भी करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अब जब आइसोटॉप जिस भी एलिमेंट के आप पढ़ रहे हो वो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे बिकॉज ऑफ हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका वैलेंसी भी सेम होगा, यानी उनका रिएक्टिविटी भी सेम होगा। अलग क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो तो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टी मास, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी वो जिन्हें हम मेजरमेंट करते हैं किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस की हेल्प से। केमिकल प्रॉपर्टी वो है जो हम केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑब्जर्व करते हैं। जो हम ऑब्जर्व करते हैं केमिकल प्रोसेस के दौरान वो है केमिकल प्रॉपर्टी। कलर बदल जाना, हीट रिलीज हो जाना, गैस रिलीज हो जाना, प्रेसिपिटेट बन जाना, ठीक है ना, ये होती है केमिकल बिहेवियर में चेंज आना। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो आपका आप मेजर कर सको किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, मास अलग हो जाना, आपका, ठीक है ना, ये सब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। टेम्परेचर अलग हो जाना बस, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी इनकी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? सेम। दोबारा रिपीट करता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस चीज पर, या होती क्या है, जिन्हें हम मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे किसी चीज का वॉल्यूम नाप लेना, मास नाप लेना, टेम्परेचर नाप लेना थर्मोमीटर से, ठीक है ना, ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी होती है आपकी जो आप केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑब्जर्व करते हैं। अब और वो डिपेंड किस पे करती है केमिकल प्रॉपर्टी, कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन शेयर करता है, यानी वैलेंसी पे डिपेंड करती है। आइसोटॉप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो उनमें सेम ही चल रहे हैं ना, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम तो उनकी वैलेंसी भी सेम, तो केमिकल रिएक्टिविटीज भी सेम। लेकिन उनके न्यूट्रॉन्स अलग होने की वजह से उनका मास अलग हो जाता है, तो इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग हो जाती है। समझना होगा, जो रट्टा मारेगा इसका तो वो रट्टा मारता रह जाएगा, समझ लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। क्लियर हो रही है कुछ बात या नहीं हो रही है? तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एज केमिकल प्रॉपर्टीज, एज केमिकल
properties of elements largely depends on the electronic configuration or outermost shell electrons, so isotopes of an element. ठीक है, तो जो केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की लार्जली किस पे डिपेंड कर रहे हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेंगी, या ये कह लीजिए आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे डिपेंड करेंगी। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक है तो वैलेंसी 1 हुई, 2 है तो वैलेंसी 2 हुई, 3 है तो वैलेंसी 3, 4 है तो वैलेंसी भी 4। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से फालतू होते ही वैलेंसी कैसे मिल रही है? 8 माइनस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कर दो। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है ना केमिकल प्रॉपर्टी। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। आउटर मोस्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलते ही आप क्या निकाल सकते हो? वैलेंसी यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो। तो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड कॉन्फ़िगरेशन पे या आउटर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट? बताइए। सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अगर कोई पूछता है आइसोटॉप्स के किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम है, तो क्या रीजन देंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, या फिर ये कह दीजिए आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम। ठीक बात है। they have same डन। क्लियर हो गया पॉइंट ये सबको अच्छे से? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करता है कि भाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखो कि मैं आपसे कहता हूं कैल्शियम के बताओ कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कहोगे। एटॉमिक नंबर 20 है तो हम KLMN शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं 2 8 8 2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में मुझे कितने, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 2, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो आपने वैलेंसी भी बता दी कितनी है? 2। तो ऐसे ही कैल्शियम की तरह जिन भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखने वाले हैं और उसकी आउटर मोस्ट शेल फुल नहीं है तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन वो कैल्शियम की तरह ही लॉस करेगा और उसकी तरह ही कितना चार्ज लेकर आएगा अपने ऊपर? 2 पॉजिटिव चार्ज लेकर आएगा। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आइसोटॉप्स की जब कॉन्फ़िगरेशन सेम तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम तो कंबाइनिंग कैपेसिटी भी सेम। तो ये पहला पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट समझना आपके लिए, रटना मत प्लीज, समझना इसको। सेकंड पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए लिख लेते हैं कि भैया जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होंगी? सेम होंगी आइसोटॉप्स की, अलग होंगी? अलग है ना। न्यूट्रॉन्स अलग होने की वजह से उनका मास नंबर अलग हो रहा है। मास अलग होते ही डेंसिटी भी अलग हो जाएगी। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़ा है आपने। तो आपका मास अलग होते ही डेंसिटी पे फर्क पड़ जाएगा। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी बदलते ही कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जानी है इनकी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि आपका डेंसिटी, ठीक है, जैसे कि लाइट स्कैटरिंग पावर, कि लाइट को कितना स्कैटर कर सकते हैं। हैवी एटम लाइट को ज्यादा स्कैटर करेगा। कोई मीडियम है उसमें पार्टिकल छोटे छोटे, जैसे ट्रू कोलाइडल पढ़ा था आपने, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं तो जब लाइट पास होती है तो लाइट सीधी निकल जाती है बिना स्कैटर हुए, तो लाइट का पाथ भी नहीं दिखता। जब स्कैटर ही नहीं हुई तो हमारी आंखों तक कोई रे ही नहीं आई तो हम देख भी नहीं पाते। लेकिन जब किसी मीडियम के पार्टिकल बड़े होते हैं, कोलाइडल सस्पेंशन, तो जब लाइट वहां से जाती है तो लाइट के पार्टिकल स्कैटर हो जाते हैं और वो जब स्कैटर हो जाते हैं तो रेज हमारी आंखों तक आ पाती है स्कैटर होकर, तो हमें वो पाथ भी दिखता है। पढ़ा था ना। तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि जो डेंसिटी है या जो लाइट स्कैटर करने की एबिलिटी है, ये सारी जो प्रॉपर्टी है फिजिकल, डिपेंड किस पे कर रही है? मास पे।
डेंसिटी भी मास पे डिपेंड करती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और लाइट स्कैटरिंग पावर भी पार्टिकल के हैवीनेस पे, साइज पे डिपेंड करता है। तो आपके जो आइसोटॉप्स हैं उनका मास अलग अलग है एक दूसरे से, तो मास तो अलग होना एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ही है, अलग होना। मास की वजह से लाइट स्कैटरिंग पावर या डेंसिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं आइसोटॉप्स की, एक दूसरे से डिफर। तो आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। भूलोगे तो नहीं? भूल जाओगे? बता दो अभी भी ना, तो ऐसे कर रहे हो जैसे ना कर रहे हो। डेंसिटी, लाइट स्कैटरिंग एटसेट्रा, ये एटसेट्रा क्या होता है? आदि, जो हिंदी में लिखते थे हम। मुझे बहुत बाद में एटसेट्रा की स्पेलिंग पता चली, मैं एटसेट्रा कहता था, एटसेट्रा। टीचर ने टोका कभी मुझे, तब याद आया, पता चलो। तो क्लियर हुआ? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है जैसे कि डेंसिटी, लाइट स्कैटरिंग एक्सेट्रा, ये आपका डिपेंड किस पे करती है बेटा? मास पे डिपेंड करती है। तो ये डिफरेंट आइसोटॉप्स, ठीक है ना, तो मास डिफरेंट होता है आइसोटॉप्स का, तो ये प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, लाइट स्कैटरिंग एक्सेट्रा डिपेंड ऑन मास आर डिफरेंट फॉर आइसोटॉप्स। तो किसी एलिमेंट के अगर आप आइसोटॉप्स देखते हैं तो उनके मास अलग है, एक ही तो चीज अलग है, मास। क्यों अलग है? न्यूट्रॉन्स की वजह से। मास अलग होने की वजह से जो मास पे डिपेंड होने वाली और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी उन आइसोटॉप्स की एक दूसरे से जुदा हो जाती है। जुदा मतलब अलग। तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, कुछ एलिमेंट के, सबके तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ एलिमेंट के आइसोटॉप्स नेचर में कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब आपने जैसे रदरफोर्ड वाले में भी पढ़ा था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया था, रेडियम, पोलोनियम भी हो सकता है, यूरेनियम भी। तो कुछ आइसोटॉप्स या कुछ एलिमेंट के आइसोटॉप्स कैसे नेचर के होते हैं? रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। रेडियो एक्टिव नेचर मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर से कुछ रेडिएशन, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन निकलती रहती है, यानी उनका जो मास है वो लॉस होता रहता है। किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर। ये तो आपने आइंस्टाइन ने बोल दिया है कब का, सालों पहले, 100 साल पहले, कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। तो यही चीज यहां पर पढ़ी गई कि जो कुछ एलिमेंट है, सभी एलिमेंट के लिए नहीं है। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करूं, उसके 3 आइसोटॉप में एक आइसोटॉप है रेडियो एक्टिव। कौन सा? ट्राइटियम, तीसरे वाला जो है 1H3, ठीक है ना। क्लोरीन में तो नहीं है रेडियो एक्टिव, यूरेनियम में है रेडियो एक्टिव, यूरेनियम तो है रेडियो एक्टिव वाला। तो ऐसे और भी कई सारे एलिमेंट्स है जिनका किसी किसी का आइसोटॉप क्या है नेचर में? रेडियो एक्टिव। मीन्स वो ऐसा एलिमेंट है जो जिसका मास रिड्यूस होता रहता है, किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये लिखना है आपको, आइसोटॉप्स ऑफ सम एलिमेंट्स are isotopes of some elements are of radioactive nature, are of radioactive nature। तो उन एलिमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं? दे आर नोन एज। तो कुछ एलिमेंट के आइसोटॉप जब रेडियो एक्टिव है नेचर में, तो उनको आप क्या एक स्पेशल नाम दे देते हैं? रेडियो आइसोटॉप्स। रेडियो आइसोटॉप्स। लक्ष्य कि 2 मिनट क्लियर हुए? कोई दिक्कत तो नहीं है? आइसोटॉप्स का मीनिंग क्लियर है हम लोगों को? आइसोटॉप्स किस वजह से अराइज होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप शॉर्ट में दिमाग में रखें, तो आइसोटॉप्स का ये कैरेक्टरिस्टिक दिमाग में रखें कि भाई उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जिसपे केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, तो इनकी इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है।
अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोप उठाओगे, चाहे उसके 3 आइसोटोप हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, तो वो आइसोटोप्स रिएक्ट करने का तरीका तो सेम रहेगा उनका। ऐसा जरूर हो सकता है कोई तेज रिएक्ट करे, कोई धीरे करे, लेकिन रिएक्ट करने का तरीका सेम रहेगा। सेम तरह के कंपाउंड ही बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा? प्रोटियम। प्रोटियम वाला जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है H2O, ठीक है। तो जो उसका दूसरा आइसोटोप है ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जब अपना कंपाउंड बनाएगा तो किस तरह का कंपाउंड है? D2O। डी से डिनोट कर देते हैं ना ड्यूटेरियम को। तो जैसे प्रोटियम को H से ही करते हैं, तो प्रोटियम अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है आइसोटोप ऑक्सीजन तो H2O बना, ड्यूटेरियम रिएक्ट किया तो D2O बना। फॉर्मूला जैसे तो है, बस सिंबल अलग अलग है ना आइसोटोप के। प्रोटियम का सिंबल अगर H है तो ड्यूटेरियम का D है। फॉर्मूला तो एक जैसा बना ना, रिएक्ट करने का तरीका एक जैसे ही रहा। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। ऐसे ही हाइड्रोजन हो चाहे कोई भी एलिमेंट के आइसोटोप हो, रिएक्टिविटी सेम है, केमिकल बिहेवियर सेम है, फिजिकल बिहेवियर अलग है। जो भी फिजिकल बिहेवियर मास पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि आइसोटोप्स में मास ही अलग है एक दूसरे से। तो जो मास पे डिपेंड करने वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आइसोटोप्स की एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। जैसे कि 2 एग्जांपल मैंने दिए, मास पे डिपेंड करने वाली एक प्रॉपर्टी डेंसिटी, और मास पे ही डिपेंड करने वाली एक प्रॉपर्टी लाइट स्कैटरिंग, की लाइट जाएगी तो कितना स्कैटर कर सकते हैं लाइट को। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती हैं। तो मास अलग है आइसोटोप्स के, तो ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग। अब कुछ एलिमेंट के आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, तो उन्हें हम रेडियो आइसोटोप्स बोल देते हैं। रेडियो एक्टिव नेचर मतलब उनमें से या उनका मास रिड्यूस होता रहता है लगातार, किस फॉर्म में? एनर्जी या रेडिएशन की फॉर्म में, कि वो एलिमेंट रेडिएशन की फॉर्म में या उनमें से रेडिएशन निकलती रहती है। तो रेडिएशन जब निकलती है उनमें से, तो उनके मास का लॉस हो रहा होता है लगातार, ठीक है। तो ऐसे, और वो रेडिएशन क्या होती है? अल्फा, गामा, बीटा, ये रेडिएशन होती है। तो अब ऐसे कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं, कुछ कुछ एलिमेंट के जो ये रेडियो एक्टिव वाले आइसोटोप्स हैं, इनका यूज भी है, प्रोडक्टिव यूज भी है। प्रोडक्टिव मतलब हमारे लिए फायदेमंद भी है। हालांकि जो ये रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, अल्फा, गामा रेज, बीटा रेज, ये इतनी एनर्जेटिक रेज है कि हमारे डीएनए वगैरह को डैमेज कर देती हैं। जैसे भोपाल में गैस वाली प्रॉब्लम हुई थी, तो अभी तक भी वहां पर कुछ डीएनए डैमेज है, कुछ कुछ इश्यूज रहते हैं जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उन लोगों में। या हिरोशिमा नागासाकी जो जगह है, वहां पे तो एटम बॉम्ब ही फोड़ दिया गया था, ठीक है ना। तो वहां पर अभी भी उसका इम्पैक्ट है। कई साल हो गए होंगे, कब हुआ था वो? 19 कुछ में हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, या कब हुआ था? मुझे यार एग्जैक्ट हिस्ट्री मेरी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। हिरोशिमा नागासाकी को पता है आपको? 19 है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास हुआ था शायद। तो ऐसे ही है कुछ। तो एप्लीकेशंस हमें पढ़नी है कि कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमारे काम के, जैसे यूरेनियम आपका यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। न्यूक्लियर फ्यूल जो होते हैं यूरेनियम, अगर एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाने में भी अगर यूज होते हैं ये, ठीक है, लेकिन इनका प्रोडक्टिव यूज भी है, बिजली बनाने के लिए भी यूज होते हैं ये, ठीक है ना। और कई सारे आइसोटोप ऐसे हैं जो कैंसर थेरेपी या एड्स थेरेपी में काम आते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह की मेडिकल फील्ड में या अदर फील्ड्स में कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हमारे लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहने वाला है कि अलग अलग आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस पढ़ पाए। तो हेडिंग डाल लेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। पहलवान, प्रिया पहलवान, आप पढ़ाई अब तो अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमें, बहुत सीरियस हो गए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर। हाँ, 1 महीने आपको थोड़ा सा समझाया गया, फिर आपने पढ़ाई शुरू कर दी। तो एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, तो एक एप्लीकेशन लिखते हैं। सबसे पहले लिखिएगा एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। कौन सा आइसोटोप यूरेनियम का? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेटा U-235, ये वाला जो आइसोटोप था, U और डैश लगा के 235 लिखने का मतलब है कौन सा यूरेनियम का आइसोटोप? जिसमें उसका मास 235 था। तो एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, कौन सा यूरेनियम वाला आइसोटोप? ये U-235 इज यूज्ड एज ए फ्यूल, इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
electricity for the production of electricity in nuclear reactors, for the production of electricity in nuclear reactors। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। ऐसे ही हमें 4 पॉइंट्स और पढ़ने हैं, मतलब मैं ऐसे 5 एग्जांपल एक तरह से लिखवा रहा हूं। एक एग्जांपल आज हो गया कि यूरेनियम 235 कहीं यूज होता है, ऐसे और भी कुछ आइसोटॉप्स मैं 4 और लिखवाऊंगा जिनके अलग अलग जगह यूज में आते हैं। पेपर में कोई सा भी पूछा जा सकता है, इसलिए 5 याद करने होंगे। तो कल करेंगे रिमेनिंग पार्ट। अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए।